गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट्स। 1857 के बाद जो मूवमेंट शुरू हुआ, 1857 रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद रिजल्ट जो निकला दैट वी लॉस्ट दैट वॉर, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो इसी तरह से देयर वाज अगेन अ न्यू फेज ऑफ स्ट्रगल। तो लोगों ने स्ट्रगल जो स्टार्ट किया वापस से, वो था पॉलिटिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो लीडर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल्स के, बहुत सारे जो थे, तो ये लोग ने मोस्टली दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द मॉडरेट क्लासेस, जो एजुकेटेड थे, लैंडलॉर्ड्स थे, एरिस्टोक्रेटिक्स थे, एंड दे स्टार्टेड राइटिंग एप्लीकेशंस एंड पिटिशंस, लेटर्स पार्लियामेंट्स को, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, डिमांड्स है, वो उनकी प्रॉब्लम्स है, डिमांड्स को सुन के उससे फॉलो किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। साथ साथ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज ऑल द पीपल्स टू लीड द स्ट्रगल्स। उन्होंने बहुत कोशिश की सभी लोगों को वापस से ऑर्गेनाइज किया जाए। और मॉडरेट, तो जो मॉडरेट थे दे आर इन बिलीव, उनको जो था बिलीव था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि ब्रिटिशर्स उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। लेकिन जो लोग उनके साथ जो काम कर रहे थे, जो पीपल्स जो उनके अंडर में थे, ऑर्गेनाइज हो रहे थे, तो ये कन्विंस जो थे वो उनको मॉडरेट को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे दैट एक्चुअल जो सिनरी है इंडिया की वो कैसी है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ताकि उसके बेस पे वो जो भी लिखेंगे, जो भी डिमांड्स करेंगे, वो इम्प्लीमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किया जाए अलॉन्ग विद दैट। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे लोगों को कि मूवमेंट एंड जो है वो बंद ना हो, इसको लोगों को वापस से इसको इन्फॉर्म करे कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एरिस्टोक्रेट कमिटेड किस तरह से, उन्होंने किस तरह से क्या क्या काम किया, सो दैट द पीपल्स वापस ऑर्गेनाइज्ड हो, एक दो जगह से नहीं, फ्रॉम ऑल इंडिया, अलग अलग सेक्शन से, रिलीजन से, सो दैट दे कैन ईजिली फाइट और अपनी लड़ाई वो कंटिन्यू रखेंगे इसके लिए। तो ये था, लेकिन इसका जो फेज था वो पॉलिटिकल था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं कि स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस आफ्टर 1858 के बाद जो अवेयरनेस हुआ वो किस तरह से था, उसका स्प्रेडनेस कैसे उन्होंने किया। ना पॉलिटिकल एम्बिशियस ऑफ इंडियन स्टार्टेड टू इंक्रीज ग्रेजुअली। धीरे धीरे लोगों ने पॉलिटिकल एम्बिशियस होने लगे कि नहीं, हमें भी पॉलिटिक्स में इंटर होना चाहिए, हमें भी, ताकि ब्रिटिशर्स के साथ मिलके तभी हम उनकी अपने देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। तो इस तरह से उनकी एम्बिशियस जो है बढ़ने लगी, देखा गया। दे डिज़ायर टू नॉट ओनली गेट एम्प्लॉयड इन द सिविल सर्विस बट ऑल्सो टू कंट्रोल इट। तो इनका ये भी था मकसद, तो एक उनको सिविल सर्विस में एंट्री मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, साथ साथ वो ब्रिटिशर्स को ईजिली कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो नाउ द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल स्टार्टेड राइजिंग। अब जो था लोगों का डिमांड कि गवर्नमेंट जो भी है, ब्रिटिशर्स है, तो वो क्या होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल, कि पीपल से उसको चूज करेंगे, पीपल विल डिसाइड कि किसे उसे चूज करना है, नहीं करना है, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके, टुवर्ड द पीपल, कि पीपल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इस तरह से। तो ये शुरुआत हुई। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये तब होगा जब लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में, उसकी बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा। In 1868 one such demand was made by कृष्णो दास पाल। तो इसी तरह से 1868 में कृष्णो दास पाल जो थे, ये एक एडिटर था, ही वॉज द एडिटर ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट। तो ये इनके एडिटर थे न्यूज़पेपर ना, पब्लिश्ड इन बंगाल। तो उन्होंने एक पब्लिश किया, पब्लिकेशन उनकी थी, इसमें पब्लिश किया इन कि वो डिमांड क्या क्या करना चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, इस तरह से उन्होंने इस चीज़ों को उसमें लिखा कि गवर्नमेंट हमें जनता इलेक्ट करेगी और जनता के लिए ही काम करना पड़ेगा। सो इन 1874 in an article entitled Swaraj, he talked about provisions of the constitutional form of government by Indians and for India in India। साथ साथ उन्होंने एक और आर्टिकल्स जो है
पब्लिश की, उसका नाम रखा था स्वराज बोल के, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो प्रोविजंस होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशंस होगी, जो स्टेट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी बनेगा, प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमें गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बनाया जाएगा और रूल्स को फॉलो किया जाएगा। और रूल्स बनाएगा कौन? इंडियंस बनाएंगे। किसके लिए? इंडियंस के लिए और इंडिया में। तो ये चीज़ें जब उन्होंने पब्लिश की तो दैट मीन्स वी आर डायरेक्टली चैलेंजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने लिए खुद अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने ये पब्लिश किया। नाउ the political organizations which were present in India at that time were not ready for this type of progress demand and the struggle to achieve it. तो ब्रिटिशर्स जो थे, क्योंकि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मेनली कौन था? ब्रिटिशर्स का था। उसे इस किस्म की इस चीज़ों को सडनली एक नया मोड़, एक नया प्रोग्रेस और इतना ज़्यादा डिमांड और स्ट्रगल जो लोग कर रहे हैं, ये पसंद नहीं था कि सडनली वो पूरा का पूरा एंटायर जो है वो किसके यहाँ चला जाए? इंडियंस के यहाँ चला जाए, जिन्होंने इतनी मुश्किलों से वो चीज़ें हासिल की थी। सो फॉर दिस सेवरल स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम बंगाल फॉर्म द इंडियन लीग्स। और इसके लिए बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे, पढ़े लिखे थे, जो उनकी अपनी सोच थी, सभी ने अपने अकॉर्डिंग बंगाल के अंदर द इंडियन लीग 1875 में एक फॉर्म किया। दैट वाज अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच द पीपल कैन पार्टिसिपेट। इस तरह से उन्होंने नाम दिए, जैसे पार्टी होती है तो उस तरह से मान लो ये वैसी थी। द इंडियन लीग उन्होंने फॉर्म किया 1875 में। ना इट्स ऑब्जेक्ट वॉज टू इंडक्ट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो इसका मेनली ऑन द दैट वाज द टाइम फर्स्ट टाइम की सबसे पहले जो फीलिंग्स है जनता के अंदर, लोगों के अंदर, कि उनको पता चले कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, ये सबसे पहले जगाना है। फिर उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में बताना है। सो सबसे पहले हमें ये काम करना है। तो ये किसका काम था? इंडियन लीग का था। दिस वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच हैड बीन फॉर्म थ्रू पब्लिक अवेयरनेस। और ये था सबसे पहला इंडियन लीग, सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो जनता के लिए फॉर्म हुआ था, उनको अवेयर करने के लिए फॉर्म हुआ था। फिर नेक्स्ट इंडियन एसोसिएशन, जब ये फॉर्म्ड हुआ तो यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन में क्या बताया कि दिस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो ये भी जो इंडियन एसोसिएशन फॉर्म हुआ, ये भी इनका लीडर जो था जिन्होंने बनाया, दैट वाज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी अ बंगाली, इन 1876 में इन एल्बर्ट हॉल इन कैलकाटा। तो ये इसलिए यहाँ पे हुआ बंगाल के साथ बिकॉज सबसे पहले पॉलिटिकल कंट्रोल भी तो ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर किया था। तो इसी तरह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी इंडियन एसोसिएशन फॉर्म किया और दैट वाज इन अ हॉल दैट वाज इन कैलकाटा, एल्बर्ट हॉल। तो उस मीटिंग में जब इन्होंने एसोसिएशन बुलाया तो अराउंड 800 डेलीगेट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। 800 पार्टिसिपेट आए वहाँ पर इन दिस इवेंट वेयर इट वाज डिसाइडेड। तो उस मीटिंग में वहाँ पे क्या डिसाइड किया गया? दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल फॉर्म अ फोरम ऑफ पीपल, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक फॉर्म बनाएगी, फॉरम बनाएगी लोगों के लिए, जो उनकी पॉलिटिकल बिलीव्स और कैसे कॉमन पीपल्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, उनके बेनिफिट्स के बारे में ये चीज़ें बताया जाएगा। तो इसी तरह से ये डिसीजन वहाँ पे लिया गया। फिर नेक्स्ट आया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये धीरे धीरे एक जो पॉलिटिकल फॉर्म थी चेंजेस हो रहा था। तो सबसे पहले इंडियन लीग बनाया गया, फिर उसको स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर इंडियन एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ, फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन इंडिया आफ्टर 1857। तो यहाँ पे बताया दे रहा है कि ये जो प्रोग्रेस है और जिसका रिजल्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ 1857 के बाद, उसका रिजल्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक पार्टी फॉर्म्ड हुई। इट वॉज फॉर्म्ड बाय, तो ये जो फॉर्म किया था, ही वॉज अगेन हिमसेल्फ अ ब्रिटिश ऑफिसर बट ही वॉज रिटायर्ड। तो ये जो फॉर्म किया था, इट वॉज फॉर्म्ड बाय एलन ऑक्टेवियम हुम। इसे शॉर्ट फॉर्म में AO हुम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद होना चाहिए पूरा नाम भी। द एलन ऑक्टेवियम हुम, अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। तो ये रिटायर्ड ऑफिसर्स थे सिविल सर्विस के, इंडियन सिविल सर्विस में। इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में अपने इंटरेस्ट दिखाए और इन्होंने ही फॉर्म किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। Now the objective of British government behind its formation was to determine and gather information about the
mindset of the Indians and to form such an association in which the political leader get the chance of meeting and expressing their angles so that the British government could also prevent them from making influential efforts to force the British out from the country. तो इस तरह से मेन इंटेंशन क्या था, ऑब्जेक्टिव था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि जो मोस्टली ये ब्रिटिशर्स था, ताकि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए, ऐसा पॉलिटिकल फॉर्म किया जाए जहाँ पे लोग अपनी अपनी फॉर्म्स, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे आके डिस्कस करें, माइंड सेट कर ले, फिर उसकी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलकर उनकी मीटिंग्स, एक्सप्रेशन जो भी होती है, अपनी एंगल शो करे, उसके थ्रू ब्रिटिशर्स ईजिली उस चीज़ों को वो क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ एफर्ट्स उसमें डाल के इम्प्रूव करके कंट्रीज़ के लिए। तो इस तरह से अपने बेनिफिट्स को देखते हुए उन्होंने इस तरह से उनको परमिशन दिया गया था दैट दे कैन फॉर्म दिस वन। सो ऑन December 28, 1885 में इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। तो सबसे पहले जो मीटिंग हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इट वॉज हेल्ड इन दैट वॉज 28 दिसंबर, और ये हुआ था बॉम्बे में, दैट कॉलेज गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज थी। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये थे उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो ये थे उमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया, ही वाज द प्रेसिडेंट, इन विच 72 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड, जिसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग इन्होंने पार्टिसिपेट्स किया था इस मीटिंग में। नाउ फॉर objectives behind this formation of the Congress was highlighted in the meeting। तो ये जो मीटिंग कंडक्ट किया गया, तो इनका जो ऑब्जेक्ट था उसे सबसे पहले हाईलाइट किया गया कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग ऑफ दिस कांग्रेस। तो इनका 4 ऑब्जेक्ट्स था। सबसे पहला, टू गिव एन अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूचुअल इंटरैक्शंस टू पीपल हु वी आर एम्प्लॉयड इन द कॉज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, कि सबसे पहले लोगों को एक ज़रिया बनाया जाए ताकि वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करे, मिले, एंड दोज हु वे एम्प्लॉयड, और जिसे एम्प्लॉय किया गया उस काम के लिए, नेशंस डेवलपमेंट के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, तो उनको आगे आने के लिए मौका मिले। डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द अपकमिंग ईयर, फिर पार्टी क्या काम करेगी, किस तरह से नेक्स्ट ईयर काम करेगी, उसकी प्रोग्रेस कैसा होगा, ये ध्यान देना है। Thirdly, keeping full faith and loyal toward British Empire and opposing the government work which were performed against the principle framed by the Parliament of England। साथ साथ हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल रहना है, फिर हम उनकी वो काम को रोकेंगे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में फॉर्म किया गया लेकिन वो उसे फॉलो नहीं करे। और ये फ्रेम किसने किया था, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने फ्रेम किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स फिर भी उसको फॉलो नहीं करे, तो हम उन चीज़ों को अपोज करेंगे इस चीज़ों के लिए। एंड द फोर्थ वन, कि दिस ऑर्गेनाइजेशन will indirectly take a form of Indian Parliament and gave us suitable answers to this belief of the Britishers that the representatives elected by Indians are incapable to handle the administrative system। तो यहाँ पर ही कहा गया कि तो इसी तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, तो इनका मेन इंटेंशन यही था कि डायरेक्टली जो है धीरे धीरे इनडायरेक्टली से डायरेक्टली इस तरह से पता कि ब्रिटिशर्स को उसमें समझ में इन्वॉल्व ना करके भी वो बहुत कुछ कर सकते, तो इनडायरेक्टली धीरे धीरे पॉलिटिकल जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस वो इंडियन पार्लियामेंट्स का फॉर्म ले लेगा। और जैसे ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है वही रूल कर सकते हैं और कोई इंडियंस रूल नहीं कर सकते, तो जिस तरह से इंडियन जो इसमें इलेक्टेड होंगे या वो रूल करेंगे तो वो शो कर देंगे, जैसे उनका मानना था दैट इंडियंस आर इनकैपेबल, वो हम प्रूव कर सकते हैं दैट नो दैट वी आर कैपेबल। तो इसी तरह से इसका मेन इंटेंशन ये भी था दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी विल टेक द फॉर्म ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो द पीरियड ऑफ कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इस तरह से ये चीज़ें इनका मेन 4 ऑब्जेक्टिव था ताकि ये लोगों को बताया और इसी तरह से वो वर्क करे। लेकिन देखा गया द पीरियड ऑफ कांग्रेस जो थे धीरे धीरे ये 2 फेज में डिवाइड हो गए। द फर्स्ट फेज 1885 से 1890s तक इज रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल वेगरी। दैट वाज द पीपल हु आर बिलीव मॉडरेट, कि वो बिलीव्स करते थे ब्रिटिश सिस्टम्स को, ब्रिटिशर्स को, उनकी पॉलिसीज़ को, दैट दे विल विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स विल डू सम डेवलपमेंट।
तो वैसे लोगों को कि हर चीज़ों के लिए पेटिशंस एंड एप्लीकेशंस लिखना पड़ेगा, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए हमें उनके सामने मांगना पड़ेगा। तो इसीलिए से पॉलिटिकल मॉडरेट पॉलिटिक्स के नाम से भी कहा गया, या फिर पॉलिटिकल बेगरी भी, कि हमें हर चीज़ों के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो इसीलिए पहला वाला फेज़ जो था 1885 से 1890 तक, और दूसरा जो फेज़ आया 1905 से 1919 तक, इट्स एज अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिट्स और एक्सट्रीम पॉलिटिक्स, कि इसमें कि हमें किसी के सामने पेटिशंस नहीं रखना, एप्लीकेशंस नहीं रखना, वी कैन नॉट फॉरवर्ड आवर डिमांड्स, वी विल स्नैच आवर डिमांड, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हम वापस ले लेंगे और वो हम लेके रहेंगे। तो ये थी पॉलिटिक्स जो नेक्स्ट फेज में शुरू हुई थी। तो इसीलिए इसको कहा गया था एक्सट्रीमिस्ट, और ये एक्सट्रीमिस्ट या फिर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। So those who do not believe in that British will give their whatever need they needed, they will that will be given by the British. तो उनका मानना था कि हमारी ज़रूरतें हम खुद पूरा करेंगे और ये हमारा देश है, ये हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, देश हमारा है, हम ही रूल करेंगे। तो ये पूरा का पूरा फुल स्वराज दैट वाज द मेन उनका था। अब इसके अंदर जो लीडर्स थे इन कांग्रेस, मॉडरेट लीडर्स, तो जो लीडर्स थे फर्स्ट फेज के, लीडर्स ऑफ द फर्स्ट फेज सच एस दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशय वजय, वोमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सारे जो थे ये थे फर्स्ट फेज के पॉलिटिक्स के लीडर्स दैट वाज बीन कॉल्ड एज द मॉडरेट पॉलिटिक्स। तो इसी तरह से मॉडरेट, द पीपल बिलीव्स इन मॉडरेट एंड रीजनेबल पॉलिटिक्स। दीज पीपल्स, तो ये जितने सारे लीडर्स थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे जितने सारे थे, तो ये लोग जो भी थे इनका जो बिलीव था, तो इनका था कि इस तरह से वो गवर्नमेंट्स के साथ आराम से इजीली डील कर सकते हैं। सो दिस पीपल बिलीव्स इन मॉडरेट एंड रीजनेबल पॉलिटिक्स, कि आराम से आप अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। दे इंटरप्रेटेड दियर पॉलिटिक्स एज अ फ्यूजन्स ऑफ लिबरलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशंस, कि थोड़ा सा चेंजेस कर, लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, थोड़ा सा फ्रीडम्स भी होना चाहिए और धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइज भी करेंगे हम। तो ये थी मॉडरेट्स की फीलिंग्स और उनकी वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। These people advocate in favor of the end of the religious and caste discriminations, quality of all human beings, equality before law, extension of civil liberates of the masses, development of representative organizations. तो ये जो थे ये लोग क्या चाहते थे, पीपल एडवोकेट क्या करे, मतलब किस फेवर में थे ये, कि इन फेवर ऑफ रिलीजियस जो थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जाति भेदभाव, रिलीजियस भेदभाव को बंद करना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए ह्यूमंस के अंदर, सभी को इक्वल, जो भी लॉ बना है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, और जो रूल उसके साथ साथ जो सिविल सर्विस है, जो सिविल लिबर्टीज़ है, जो फ्रीडम दिया गया नौकरी के लिए, वो मासेस को मिलना चाहिए, मतलब सभी लोगों को, इंडियंस को भी पूरा हक है। और इसी तरह से डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है आगे बढ़ता रहे। सो इन दिस पीरियड दे वेयर dominations of wealthy, middle class groups and intellectual, which included doctor, engineer, journalist, literates of the Congress. तो देखा गया कि ये जो थी इसमें रूल कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था, सबसे पहले वेल्दी पीपल, पैसे वाले पीपल्स, जो लैंडलॉर्ड पैसे वाले थे वो उन्होंने मिलकर फॉर्म किया था। जो इंटेलेक्चुअल्स जो अपनी थ्रू नॉलेज के अकॉर्डिंग देखन, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, लिटरेट जिसने लिटरेचर्स लिखा है, तो इस तरह से ये लोग जो थे कांग्रेस में कंट्रोल कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस ऑफ दिस पीरियड हेल्ड फ्रॉम बिग सिटीज एंड दे हैड नो कनेक्शन विद द मासेस। और इसकी एक ड्रॉबैक भी थी कि ये लोग जिस एरिया में थे उसी एरिया से रिलेटेड काम कर रहे थे, सो दे आर अवे फ्रॉम द बिग सिटीज़, वो उनसे बहुत दूर थे और वो मासेस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि पूरी कंट्री की पीपल्स को कनेक्ट करे। द मॉडरेट वे इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग एंड स्ट्रेटनिंग द ब्रिटिश एम्पायर, और धीरे धीरे देखा गया जो मॉडरेट थे इस तरह से वो क्या कर रहे थे, वह फेवर इन मेंटेनिंग, क्या मेंटेन कर रहे थे, स्ट्रेंथ, द ब्रिटिश एम्पायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे। दे फियर दैट इफ द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स जो है इंडिया अगर छोड़ के चले जाते हैं, इट वुड रिजल्ट इन टू मिसमैनेजमेंट, कि अगर वो चले जाएंगे तो पूरा देश वापस से मैनेज नहीं कर पाएंगे, जो भी प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, मॉडर्नाइजेशन, वो स्टॉप हो जाएगा।
So colonial rule was a symbol of peace system according to them, and they believed that it was important for India that the British should remain here for the extended period of time. इनका मानना था कि कॉलोनियल रूल्स जो है वो एक सिंबल है किसका, पीस का, सिस्टम का, कि यहाँ पे शांति है, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है. तो इसी तरह से अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो पूरा का पूरा जो है इंडिया का सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये इनकी चीज़ें थी, इनकी थिंकिंग द मॉडरेट्स की. द मॉडरेट बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स वे जस्ट एंड दे वुड डू जस्टिस विद इंडिया. तो इनका भी मानना था कि ब्रिटिशर्स जो है वो जस्ट करेंगे, मतलब जस्टिस करेंगे इंडियंस के साथ. अगर बुरा होगा तो उनके साथ वो अच्छा करेंगे, उनको न्याय दिया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा. द कंप्लेंट ऑफ इंडियंस आर ड्यू टू ब्रिटिश एम्प्लॉयज और बिकॉज द ब्रिटिशर्स डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट आवर प्रॉब्लम. और इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते या फिर जस्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास जो भी प्रॉब्लम्स जाती है उनके बारे में उसका पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स का नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज नहीं रहता है. इसके लिए वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते. तो दिस वॉज द रीज़न दैट द मॉडरेट गेव मोर अटेंशन टुवर्ड प्रोपागेंडा इन इंग्लैंड. तो इसीलिए मॉडरेट देखा गया कि सबसे ज़्यादा अटेंशन जो था वो कहाँ दे रहे थे, इंग्लैंड में, कि वहाँ पे प्रचार करना, वहाँ पे प्रोपागेंडा करना. इन दिस पीरियड द कांग्रेस डिड नॉट डिमांड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. और ये प्रोग्रेस में कांग्रेस जो थे, जो मॉडरेट थे, उन्होंने कभी भी इंडिपेंडेंस का डिमांड नहीं किया इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए. रहता दे जस्ट डिमांडेड फॉर सर्टन कंसेशंस. बल्कि उन्होंने क्या मांगा, कंसेशन माना कि हमें भी छूट मिलना चाहिए, हमें भी जॉब मिलना चाहिए, लोगों को जॉब मिलना चाहिए, सिविल सर्विस में बहुत कुछ फ्रीडम्स मिलना चाहिए. उन्होंने ये डिमांड किया. तो ये फर्स्ट फेज के पॉलिटिक्स थे जो किसने किया था, मॉडरेट्स ने किया था. मॉडरेट्स कौन थे, जो पैसे वाले थे, रिच पीपल्स, वेल्थियर पीपल, मिडिल क्लास, या फिर हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल क्लासेस जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, दोज वर कंट्रोलिंग मेनली. तो ये उनकी थिंकिंग थी. तो इसीलिए कांग्रेस ने इसे 2 फेज में डिवाइड कर दिया. एक पहला वाला फेज जो हमने डिस्कस किया, इसे बोल दिया मॉडरेट, एंड जो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, उसे एक्सट्रीमिस्ट का नाम दिया गया, जहाँ पे लोगों ने डिमांड किया फुल इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे. थैंक यू.